खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। उमेश कोले की हत्या पर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उमेश कोले हत्याकांड को लेकर, उमेश कोले की हत्या को लेकर एनआईए का बड़ा दावा। तबलीगी जमात के कट्टरपंथी सदस्यों ने की थी हत्या। महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले थे उमेश कोले, जहां पर उनकी हत्या की गई। पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कट्टरपंथियों ने उमेश कोले की हत्या कर दी थी। तबलीगी जमात से जुड़े हुए कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं। चार्जशीट एनआईए की इंडिया न्यूज के पास जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज के साथ इस चार्जशीट में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों पर शक और जुड़े हुए लोगों के ऊपर हत्या करने का षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। तबलीगी जमात के कट्टरपंथी के सदस्यों ने ही यह हत्या की थी, ऐसा है चार्जशीट का कहना है। पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान के लिए इस हत्या को किया गया था। दरअसल उमेश कोले ने नूपुर शर्मा के ट्वीट को रीट्वीट किया था। उसके बाद उमेश कोले के घर की रेकी की गई, उसके बारे में तमाम चीजें जुटाई गई और फिर उसकी चाकू से हत्या कर दी गई। इसमें कई लोग शामिल थे और सभी तबलीगी जमात कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एनआईए की इस चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। इस चार्जशीट में सभी के बारे में जानकारी, सभी की फोटो, किस किस ने हत्याकांड में क्या क्या काम किया, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये चार्जशीट सारी कहानी बयान करती है। एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने उमेश कोले की बदला लेने के लिए हत्या कर दी थी। दहशत फैलाने के लिए भी उमेश कोले की हत्या की गई थी। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब तक ये माना जा रहा था कि कट्टरपंथियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, दहशत फैलाने के लिए दिया है कि कोई ट्वीट को भी रिट्वीट ना कर पाए, कोई ट्वीट को लेकर भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अब जब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वही तबलीगी जमात है जिसने कोरोना काल में दिल्ली में एक बड़ा कोरोना का ग्राफ बढ़ाने में भूमिका अदा की थी, उसी से जुड़े हुए कट्टरपंथी हैं, तो आंखें खुलना स्वाभाविक है। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल राजू, बिल्कुल आंखें खुलना स्वाभाविक है और लगे कहीं के लोगों को समझना चाहिए किस तरीके से लोग जो सपोर्ट पे आते हैं, लोग जो कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां लगातार काम करती है वह कहीं न कहीं एक धर्म को निशाना बनाती है, यह कम से कम लोगों को समझना पड़ेगा कि नहीं, यह तो सब जायज वाला क्राइम है। और किस तरीके से एक ऐसे इंसान को जान से मार देना जो सिर्फ नूपुर शर्मा के उस पोस्ट का सपोर्ट करता है और सपोर्ट करने के बाद वह कहीं कहीं आगे बढ़ता है। और यह कहीं कहीं देश में अगर तमाम लोग रह रहे हैं उस तरीके से, किस तरीके से अगर तबलीगी समाज के लोग यह आगे इस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, यह कोई नहीं बोल रहा, बल्कि जांच एजेंसी के पास तमाम प्रूफ है। चार्जशीट में 1-2 पन्ने की चार्जशीट नहीं, करीबन 200 पेज के आसपास चार्जशीट दाखिल की गई है। और जो 200 पेज जो शुरुआती दौर में जो इंडिया न्यूज के हाथ काफी हाथ लगी, जो साफ समझ में आता किस तरीके से इसमें बड़े पैमाने पर इसमें साजिश रची गई थी। 2 ऐसे शख्स का नाम लिया गया, सबका फोटो उसमें दिया गया है, जिन लोगों ने पहले मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद वह तय करते हैं कि जो कुछ भी वह कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जबकि सच्चाई एनआईए ने यह बताया है कि 1-2 एफआईआर नहीं, बल्कि देश के तमाम हिस्सों में कई सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उस एफआईआर के बाद कई सारी कार्रवाइयां भी हो रही थी, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि कार्रवाई जो हो रही है वह सही नहीं हो रही है, इसलिए अमरावती में भी एक एफआईआर दर्ज करवाया जाए, इस बात को लेकर कोई मीटिंग हुई थी। और उसी दौरान उमेश कोले का वह पोस्ट आता है एक ग्रुप में, और उस पोस्ट के बाद ये लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद उमेश कोले की साजिश से हत्या करते हैं। तो मामला देखिए वास्तव में काफी गंभीर है। तबलीगी समाज बड़ा आरोप लगा है। अब क्या इसके ऊपर लोग क्या जवाब देंगे, यह सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा जाहिर सी बात है उनके लिए फैसला होगा क्या होगा। लेकिन ये साफ है तबलीगी समाज के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया। आपने सही कहा बिल्कुल कि वह वही लोग हैं जो यानी वही समाज के लोग हैं जो जिस वक्त आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरीके से बड़ा बवाल मचा था। मुंबई में भी एक बड़ा बवाल मचा था, कई सारे राज्यों में इस तरीके से बड़ा बवाल मचा था कोरोना को लेकर। तो कहीं न कहीं इस बात की जरूरत है कि लोग समझें। और अब चूंकि जांच एजेंसी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, चार्जशीट सामने आ चुकी है इस पूरे मामले पर, तो कहीं न कहीं बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर, उमेश कोले की हत्या को लेकर हुआ है। चार्जशीट से कई लोगों को, इसमें 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट है जैसा कुछ पता चल पा रहा है। अभिषेक, ये चार्जशीट आपके जरिए हम तक पहुंची, लेकिन इसमें अहम रोल किस किस का बताया जा रहा है और क्या एनआईए को इस बात का यकीन है कि कोर्ट में ये चार्जशीट इन आरोपियों को उचित सजा दिलाने में मदद करेगी?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो दो मत नहीं है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पूरे मामले के एनआईए, आपको पता है कि जांच एजेंसी कैसी एजेंसी है जो कि बड़े ही डीप पे जाकर जांच पड़ताल करती है, और यह जरूर इस पूरे मामले पर जब कोर्ट पे ट्रायल शुरू होगा, चार्जशीट दाखिल की गई है, हो सकता है इस पूरे मामले पर आने वाले समय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाए, तो जरूर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उस पर साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले पर कोर्ट पे जब ट्रायल शुरू होगा तो कहीं कहीं एनआईए के पास जो जांच एजेंसी होती है, देखिए उसके बाद तमाम सबूत होते हैं, सबूत के आधार पर ही लगातार काम ट्रायल शुरू होता है। लेकिन इससे साफ समझ में आता है कि कहीं कहीं इनके पास तमाम सबूत है और उस सबूत के आधार पर जरूर इन लोगों को कड़ी से सजा मिलेगी, यह बात एनआईए को लग रहा है। और आपको देखिए बता दूं, जो मेरे हाथ पे जो तमाम पेपर्स हैं, उस पेपर के आधार पर आप देखिए कि 1 2 नहीं 11 जो आरोपी हैं सबके फोटो के साथ दिया गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आया, देखिए आपको बता दूं, उसमें अगर हम आप देखिए कि 17 पॉइंट की बात करें, उसमें किस तरीके से नुपुर शर्मा किस तरीके से इसमें ब्रीफ दिया गया, केस का क्या क्या ब्रीफ है, यानी अलग अलग चीजें तो बड़े अच्छे समझाया गया है। अगर हम इस पे फैक्ट डिस्क्लोज की बात करें, किस तरीके से इसमें जो तमाम जो सच्चाई होती है कह सकते हैं, उसको अगर जो एनआईए ने डिस्क्राइब किया है पूरे अच्छे से चार्जशीट में, उसमें साफ समझाया किस तरीके से जो रिवील्ड हुआ है 26/5/2022 को रिवील्ड हुआ है, जिसमें बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन बताया गया, एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन जिनका नाम नुपुर शर्मा बताया गया है, उनके ऊपर एक टीवी शो के दौरान बकायदा आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था। और उसी के बाद से लेकर 1 2 नहीं, उन्होंने बल्कि अब इस फैक्ट में यह भी लिखा है कि एक नाम, दूसरा नाम है 8-6 को, उस दौरान यह भी रिवील हुआ है कि A7 और A9, आप देखिए कि A7 A9 की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। आप अगर A7 A9 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप अगर उसका नाम देखिए तो यहाँ नाम आता है, यहाँ पर आप अगर नाम बताएं रहीम, जो उनके पिताजी का नाम रहीम खान, इरफान खान सन ऑफ रहीम खान, यह नाम सामने आता है। इस शख्स के बकायदा मीटिंग लिया था। और हम 9 की बात करें तो 9 देखिए यहाँ पर आता है मुश्तिक अहमद, यह इनके पिताजी का नाम है अब्दुल राशिद। यह शख्स जो 2 लोग हैं, इन्होंने बकायदा मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद बकायदा यह लोग एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत यह बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे हमको जाना है, कैसे और एफआईआर दर्ज करवानी है। जबकि इसमें फैक्ट यह भी बताया गया है कि यह लोग ऐसा नहीं, बल्कि पुलिस की तरफ से कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उसके बावजूद आप देखिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी। अगर हम आगे की बात करें, इसमें यह भी होता है कि एक और शख्स है जिनमें इन्वेस्टर में यह भी रिवील हुआ है कि 9 जून 2020 को, जिसपे स्पेशल मीटिंग इनकी होती है, और मीटिंग एक जो होती है वह व्हाट्सएप के जरिए होती है, और व्हाट्सएप के जरिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिकेशन बनाया जाता है, जिसमें रोशन हाल, जो कि रोशन हाल नाम दिया गया ट्रांसपोर्ट नगर न्यू टीपू सुल्तान मार्केट अमरावती, यह डिस्कस होता है। इस जगह पे इन लोगों के व्हाट्सएप के जरिए बातचीत के जरिए मीटिंग होती है, और वहां पर भारत बंद का जो एक आह्वान किया था, अपील किया जाता है, उसको लेकर वायरल होता है। वायरल के दौरान ही सोशल मीडिया पर यह तमाम चीजें सामने आती है, जिसमें A9 और A7 जो एक्यूज है और A10 इन लोगों की आपस में मीटिंग होती है, और उसी मीटिंग के दौरान यह लोकल पुलिस स्टेशन में तमाम चीजों पे कह के जाते हैं, कहने का प्रयास करते हैं कि और एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस ने देखिए इस जांच एजेंसी में, जांच एनआईए ने यह भी लिखा है कि 1 2 नहीं बल्कि कई सारे एफआईआर नुपुर शर्मा पर पहले से दर्ज हो चुकी थी, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं थे, इन्हें लग रहा था कि सही कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा देखिए जांच एजेंसी और आगे लिखती है कि इस पूरे मामले पर श्री गोपाल चंदूलाल राठी और जो अमरावती के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट की थी, देखो उनका भी नाम सामने आया, उन्होंने भी पोस्ट की थी व्हाट्सएप स्टेटस में, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा फर्दर सीएम ऑफ दिल्ली। इस तरीके से उन्होंने उस तरीके से इन्होंने एक पोस्ट लिखी हुई थी, जिसके जरिए इमेज और तमाम नेक्स्ट डे यानी जो 9 जून को इनके मोबाइल पर रिसीव होता है, एक अननोन फोन के जरिए कॉल रिसीव होता है, और उस कॉल रिसीव के दौरान इनको थ्रेट दी जाती है। थ्रेट के बाद यह आपको पता होगा किस तरीके से मोबाइल के जरिए इन्होंने अपनी माफी मांगी थी कि नहीं मुझे माफ कर दो, इनको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो यह एक लगातार एक सीरीज है, किस तरीके से जो सच्चाई है उस सीरीज को एनआईए ने इस चार्जशीट में बयां किया है, इस चार्जशीट में दिखाया किस तरीके से यह लोग मिलकर, 1 2 लोग नहीं, आप समझिए 11 लोग के आसपास मिलकर, हालांकि इस मामले पर और लोग भी आने वाले समय में गिरफ्तारियां में भी हो सकती है या चार्जशीट दाखिल हो सकती है, लेकिन इससे साफ समझ में आ रहा है किस तरीके से यह एक समाज के तहत इस तरीके से लोगों को बांटते काम करते हैं। आप आगे भी देखिए, अगर इसमें साफ समझ में आए
कि फैक्ट ऑफ रिपोर्ट अगर देखिए इसमें जो लिखा गया ब्रीफ फैक्ट ऑफ रिपोर्ट, इसमें साफ समझ रिसीव्ड सिटी कोतवाली, जिसमें यह भी साफ समझ में आया है कि उमेश कोले की 54 साल की जो हत्या की गई थी उसके बाद सिटी कोतवाली की जानकारी सामने आ रही है। उसके अलावा इसमें यह भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से तबलीगी समाज, इसी चार्जशीट में लिखा है कि तबलीगी समाज के लोगों के द्वारा इस तरीके से बड़ा काम किया गया है। और उसी बात पर मैं आगे आना चाहूंगा, उसी बात पर, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक ये जताया जा रहा था कि ये लोग कट्टरपंथी हैं, ये लोग इस सब को लेकर हत्याकांड को भी अंजाम दे सकते हैं, इसी के चलते हुआ। लेकिन तबलीगी जमात का नाम अब तक कहीं इस चार्जशीट के सामने आने तक कहीं सामने नहीं था। ये एक सरप्राइज फैक्टर है क्या जांच एजेंसी के लिए भी अभिषेक? बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसी को जिस सही कहा आपने, देखिए चार्जशीट आने के बाद ही मालूम पड़ पाया कि आखिरकार किस तरीके से ये एक समाज, तबलीगी समाज जो है किस तरीके से कट्टरपंथी को इतना आगे ले जाता है कि किसी की जान ले सकता है, तो कहीं कहीं देश विरोधी काम करता है। बिल्कुल जोड़कर देखना होगा, भले ही कोरोना काल में तमाम बातें सामने आई, उनसे कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तमाम इनकी तरफ से लोगों को कहा गया कि नहीं हमें जानबूझ के सारा बनाया जाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आखिरकार जांच एजेंसी जो एनआईए की जो चार्जशीट जो इंडिया न्यूज के पास मौजूद है उससे साफ समझ आ रहा है किस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर मिल के काम किया। ये बात सही कह रहे हैं आप कि एनआईए के लिए जरूर एक नई बात सामने आई। शुरुआती दौर में सिर्फ यह बात सामने आई नुपुर शर्मा का लिया गया था बहाना, लेकिन नुपुर शर्मा क्यों किस तरीके से तबलीगी समाज किस तरीके से हेट करता है, किस तरीके से तमाम चीजों पे या फिर अन्य मामलों को लेकर या फिर कहीं उस मामले को लेकर कितने कट्टर हो सकते हैं, किसकी जान ले सकते हैं, और यह बात सामने आ रही। यही कारण है कि यह पूरा मामला जाहिर सी बात है बहुत बड़े दूर तक जाएगा और इसमें तमाम बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है जब ट्रायल शुरू हो उसके पहले कुछ और सप्लीमेंट चार्जेस दाखिल भी एनआईए कर सकती है। अभिषेक, क्या इस मामले में ऐसा भी हुआ कि इन 11 आरोपियों में से कुछ आरोपियों ने टारगेट करने के लिए, उमेश कोले को नजरों में चढ़ाने के लिए उसकी पोस्ट को वायरल करने का भी सोशल मीडिया पर काम किया, जिससे लोगों के दिल में गुस्सा भड़के, लोगों के दिल में बदला लेने की चिंगारी भड़के? बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों ने ये भी साफ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल साफ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है इसमें एनआईए की चार्जशीट में कि बिल्कुल इन्होंने यह काम करने का प्रयास किया। बिल्कुल जो एक चूंकि अनजाने में या कहीं चूंकि कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे लोग, एक ग्रुप में वह ऑलरेडी उमेश कोले मौजूद था और उसे ये नहीं पता था किस तरीके से ऐसे उसके जान के दुश्मन यहाँ बैठे होंगे कि वह एक ग्रुप में पोस्ट डालेगा और सिर्फ नुपुर शर्मा का सपोर्ट करेगा, उसके बाद से उसकी जान के दुश्मन बनकर एक प्लानिंग के तहत उसको जान से मार डालेंगे। तो बिल्कुल इन लोगों ने एक बकायदा देखिए जब उमेश कोले ने ग्रुप पे जब पोस्ट किया था उसके बाद से इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, किस तरीके से मीटिंग हुई और उसके बाद जब पुलिस पे जानकारी दी गई और इन्हें लगा कि साथ सही तरीके से इनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने प्लान बनाया। उसके तहत एक दो नई के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जान से मारने का प्लानिंग किया गया और उसके बाद जाहिर सी बात है उमेश कोले जान से मार दिया गया है। तो बिल्कुल एक बड़ा इनकी साजिश रची गई थी और साजिश के तहत इन्होंने एक दो बार कई मीटिंग हुई, व्हाट्सएप के जरिए मीटिंग हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी, एक बकायदा ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप के जरिए हुआ करती थी। तमाम एक बातें सामने इस पूरे चार्जशीट पे सामने आई हैं राजीव। तमाम ये सारी बातें चार्जशीट में सामने आई हैं और अब अदालत में, क्योंकि ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, चार्जशीट दे दी गई है, अगली सुनवाई कब की कुछ आपको पता है इस बारे में कि अदालत में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई कब होगी? देखिए अगली सुनवाई जल्दी होने वाली है राजीव, लेकिन बिल्कुल चार्जशीट दाखिल की गई, चार्जशीट दाखिल के बाद समय दिया जाता है कि जो आरोपियों के जो वकील हैं उनको और आरोपियों को सौंपा जाता है चार्जशीट कॉपी और एक प्रोसेस होता है, समझ लिया जाता है कि आगे इस पर पढ़िए और उसके बाद से ट्रायल का डेट दिया जाता है या फिर आगे क्या कुछ सबूत पेश करने होते हैं, क्या एनआईए को या फिर अन्य जो आरोपी होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, कानूनी प्रोसीजर, उसके तहत ही आगे कार्रवाई बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से शुरू होगी। कि ट्रायल कब शुरू होगा इस मामले, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि ट्रायल शुरू होता है, तमाम चीजों पे सजा किस तरीके दी जाए, जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो सेक्शन लगाए गए, सेक्शन की अगर हम बात करें, देखिए सेक्शन जो इसमें लगाए गए हैं राजीव, इसमें लगाए गए हैं 122B, 302, 341, 153A, उसके अलावा 201, 34 आईपीसी के तहत, जो उसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि इंडियन पेनल कोड आप सेक्शन 16, 17, 17, 16, 17, 18 एंड 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है इसके तहत प्रिवेंशन, इसके तहत यह सेक्शन लगाए गए। यानी किस तरीके से इन लोगों ने और यह काम किया है। सभी के सभी जो आरोपियों पे बात कर लें, अगर हम आगे जानकारी दर्शकों को दे दें, जो 11 जो आरोपी हैं वह सभी इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उनको जो पेशी होती है, जो भी उनको ले जाया जाता है या फिर कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेशी की जाती है, सभी के सभी जो 11 आरोपी हैं इस वक्त आर्थर रोड, मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। तो यह तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं, उसके तहत ही
पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वह जरूर एनआईए की तरफ से हुई है, बड़ी कार्रवाई और बड़ी जांच पड़ताल हुई है। और अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो इस मामले पर आगे की किस तरीके से कार्रवाई होगी या ट्रायल कब शुरू होगा वह जरूर कोर्ट में तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा मुंबई से तमाम जानकारी सिलसिलेवार एनआईए की चार्जशीट के ऊपर देने के लिए।